हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि हम लोग थर्ड चैप्टर की बात कर रहे हैं, तो थर्ड चैप्टर में हम लोगों ने प्री फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन स्टेज ऑलरेडी कवर कर लिया है। हम बात कर रहे हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बारे में। पोस्ट फर्टिलाइजेशन का मैं एक वीडियो आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करवा चुकी, जिसमें हम लोगों ने एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट देखा। उसी के साथ में जो फर्स्ट चैप्टर का डाउट चल रहा था, जो हमारे लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म, या हम बात करें अल्टरनेट ऑफ जनरेशन, तो मेरा जो लास्ट वीडियो था वो इसी पे आधारित था। आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, जाइगोट, क्योंकि हम लोग ट्रिपल फ्यूजन वाली बात कर चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन ट्रिपल फ्यूजन के साइड में हमारा एक जो पोर्शन था जाइगोट वाला, जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है, वो पोर्शन हमारा रह रखा था। तो यहाँ पे हम लोग जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट देखेंगे, जाइगोट है। जाइगोट बहुत इजी सी स्ट्रक्चर है। जाइगोट क्या था कि एक सेल मिली और एक मेल गैमेट मिला और बन गया जाइगोट। 2-1 स्ट्रक्चर, या हम जिसको डिप्लॉइड स्ट्रक्चर कहेंगे, युग्मनज कहा जाता है जाइगोट को हिंदी में। अब यहाँ पे जो हम युग्मनज की बात कर रहे थे, तो युग्मनज हम लोग युग्मनज और ये पूरी स्ट्रक्चर समझने से पहले हम लोग ये चीज़ समझ लेते हैं कि हम लोग किस पे स्टडी कर रहे हैं। हम लोग कैप्सुला फ्लावर पे स्टडी कर रहे हैं। तो कैप्सुला की स्टडी है वो एक द्विबीजपत्रीय पादप का निर्माण करेगी। तो यहाँ पे जो हम लोग स्टडी करेंगे एम्ब्रियो की, वो कौन सा होगा, डाइकोटिलेडोन प्लांट होगा, या जिसको हम डाइकोट प्लांट, या हम जिसको द्विबीजपत्री पादप कहेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पे जो हेडिंग है वो क्या है, द्विबीजपत्रीय भ्रूण का विकास, डाइकोटिलेडोन एम्ब्रियो का फॉर्मेशन। तो यहाँ हम लोग कैप्सुला की बात कर रहे हैं। तो कैप्सुला में ये जो पूरा का पूरा फॉर्मेशन है, ये सबसे पहले किसने देखा था, हैंस्टेन ने देखा था। तो इसकी खोजकर्ता का नाम है, वो आप डिस्कवरी है वो किसके नाम से देखेंगे, हैंस्टेन के नाम से देखेंगे। अब ये देखने को ये मतलब ऐसा लगेगा थोड़ा टिपिकल है, लेकिन आप लोग स्टेप वाइज इसको याद रखेंगे तो ये बहुत इजी टॉपिक है। इजी टॉपिक ये हुआ कि सबसे पहले जाइगोट का फॉर्मेशन, यहाँ तक आपको इजीली समझ में आ गया कि सबसे पहले एक सेल मिली, मेल गैमेट मिला, और दोनों मिलकर क्या बना लिए, जाइगोट, एक युग्मनज बना लिए। क्लियर। उसके बाद हम बात करें कि ये जो जाइगोट है, जाइगोट और यहाँ पे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस दोनों एक साथ बने। लेकिन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है वो जब 3 प्रकार के एंडोस्पर्म में डिवाइड होगा, 3 टाइप के एंडोस्पर्म अलग अलग प्लांट्स में जो बनाएगा, ठीक है, तब तक उसको क्या चाहिएगा, थोड़ा टाइम चाहिएगा। तो वो टाइम है वो युग्मनज के लिए क्या रहेगा, अनफेवरेबल रहेगा, मतलब अनुकूलित नहीं रहेगा। उस कंडीशन में युग्मनज को पोषण प्रदान करने के लिए वहां पे कोई भी प्रेजेंट नहीं है। तो ये उसके लिए क्या है, अनफेवरेबल कंडीशन है। वो वेट करेगा एंडोस्पर्म के डेवलप होने का, ठीक है। तो यहाँ पे जब तक ये अनफेवरेबल कंडीशन में है, तब तक इसके बाहर वाली साइड में क्या हो जाता है, एक डेवलप हो जाती है रेजिस्टेंट वॉल। अब ये जो रेजिस्टेंटिंग वॉल है, जिसको हम लोग निषिक्तांड कहते हैं, यहाँ पे क्या कहलाएगा, निषिक्तांड। आप लोगों ने ये नाम सुन रखा होगा, यदि आप लोगों ने शैवाल और कवक का फर्टिलाइजेशन है वो बहुत अच्छे से पढ़ा हो 11th क्लास में, तो उनके युग्मनज में क्या बन जाता है, निषिक्तांड डेवलप हो जाता है, रेजिस्टिंग वॉल डेवलप हो जाती है, जिसको क्या कहा जाता है, oospore कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। देन क्या होता है, जब एंडोस्पर्म डेवलप हो चुका, तो एंडोस्पर्म डेवलप होने के बाद में क्या हो जाएगा, फेवरेबल कंडीशन हो जाएगी, अनुकूलित अवस्था आ जाएगी। और जैसे ही अनुकूलित अवस्था होगी, तो उस युग्मनज में हम लोग बात करते हैं, युग्मनज से जब भ्रूण बनता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, कोशिका का विभाजन होता है और कोशिका का विभेदीकरण होता है। तो आप लोग ये बात ध्यान में रखिएगा, जब युग्मक बन रहा है तो उसमें कौन सा डिवाइडेशन हो रहा है, उसमें होगा मियोसिस, जो अर्धसूत्री विभाजन होता है। लेकिन जब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब सेल्स क्या होनी है, हमेशा डबल होनी है, तो उस कंडीशन में माइटोटिक डिवाइडेशन होगा, जिसको हम बात करेंगे समसूत्री विभाजन। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि फेवरेबल कंडीशन आते ही, अनुकूलित अवस्था आते ही क्या होगा, यहाँ पे इट्स डिवाइड माइटोटिकली, जो समसूत्री विभाजन है वो करना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे जो एक सेल थी वो कैसे सेल्स में डिवाइड हो गई, 2 सेल्स में डिवाइड हो गई। ये आपको 2 सेल्स दिखाई दे रही है, ठीक है। अब हमें ध्यान में है कि ये जो जाइगोट का या एम्ब्रियो का फॉर्मेशन है वो कौन सी साइड में होता है, बीजांडद्वारीय माइक्रोपाइल साइड में। अब ये जो माइक्रोपाइल साइड में ये डेवलपमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे हम बात करें कि यहाँ पे ये जो 2 सेल्स डिवाइड हुई है, ये कौन सी सेल में होगी, तो 2 सेल्स में जो आधारी कोशिका रहेगी या बेसल सेल रहेगी, वो हम कहेंगे माइक्रोपाइल एंड में। क्लियर, ठीक है। उसके बाद में हम लोग जो सेकंड सेल है जो न्यू डेवलप हुई है, ठीक है, तो यहाँ ये एम्ब्रियोनल सेल या टर्मिनल सेल के नाम से जानी जाती है, जिसको भ्रूणीय कोशिका भी कहा जाता है। अब ये भ्रूणीय कोशिका कौन सी साइड में बन रही है, चैलेंजियल साइड में, जो निभागीय साइड है उस साइड
बन रही है। तो ये भ्रूणीय कोशिका और आधारी कोशिका, मतलब एक युग्मनज था, एक युग्मनज में एक बार क्या हुआ, समसूत्री विभाजन, और समसूत्री विभाजन होकर दो सेल बन गई। दो सेल में एक आधारी कोशिका रहेगी, एक भ्रूणीय, एक एम्ब्रियोनल और एक बेसल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। मतलब आपको ये ऊपर वाली लाइन है वो क्लियर हो जानी चाहिए कि सबसे पहले जाइगोट फॉर्मेट होगा, जाइगोट के बाद में यहाँ पे oospore के बाद में जैसे फेवरेबल कंडीशन आएगी, दो सेल स्ट्रक्चर है वो डिवाइड हो जाएगी, जिसमें बेसल सेल रहेगी और यहाँ पे ये जो सेल रहेगी वो क्या रहेगी, यहाँ एम्ब्रियोनल सेल रहेगी। क्लियर। देन हम बात करते हैं कि जो बेसल सेल और एम्ब्रियोनल सेल मैंने यहाँ पे लिखी है, तो इन दोनों में अलग अलग टाइप का क्या पाया जाएगा, डिवाइडेशन पाया जाएगा। अब अलग अलग टाइप का किस टाइप से डिवाइडेशन पाया जाएगा, आप देखिए कि सबसे पहले आप लोग इसको भूल जाओ, ठीक है, इसको नहीं देखना, आपको सिर्फ इसको देखना है कि ये क्या है, बेसल सेल है। क्या है, बेसल सेल। अब इस बेसल सेल में ट्रांसफरली डिवाइडेशन होगा, जो अनुप्रस्थ विभाजन होगा। अब अनुप्रस्थ विभाजन कैसा होता है, इस टाइप से 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8। ठीक है, तो यहाँ से 1 से 1 से लेकर 7 तक ये जो आपको सेल्स दिखाई दे रही है वो क्या है, यहाँ पे अनुप्रस्थ विभाजन के थ्रू बेसल सेल से बनने वाली सस्पेंसर सेल्स, जिसको निलंबक कोशिकाएं कहेंगे। अब ये निलंबक कोशिकाओं का काम क्या होता है, भोजन को प्राप्त करके यहाँ भ्रूण तक पहुंचाने का। ठीक है, एम्ब्रियोनल सेल है ना ये, तो यहाँ तक पोषण प्रदान करने का काम है वो किसका है, ये आधारी कोशिकाओं के थ्रू बनी हुई निलंबक सेल्स का। ये क्या करेंगे, एंडोस्पर्म से जाके पोषण लेके आएगी। तो यहाँ पे जो सस्पेंसर सेल्स है वो कितनी बनेगी, 7 से 10, किसी बुक में 5 से 7 लिखा हुआ होगा, किसी बुक में 8 से 10 लिखा होगा, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हम नॉर्मल रेशियो रख सकते हैं, 7 से 10 सस्पेंसर सेल्स यहाँ पे डेवलप होगी। ठीक है, तो ये किसके थ्रू था, अनुप्रस्थ विभाजन। उसके बाद में हम बात करते हैं डिवाइड्स वर्टिकली। ये वाली जो सेल है जिसको हम लोग एम्ब्रियो सेल कह रहे हैं, एम्ब्रियो सेल है वो यहाँ पे प्रो एम्ब्रियो बनाएगी, प्राक भ्रूण बनाएगी। अब ये प्राक भ्रूण बनाते टाइम इसमें उदग्र विभाजन पाया जाएगा। यहाँ पे आप देखिए कि सेल किस टाइप से डिवाइड हुई है, सीधा। ठीक है, यहाँ पे कैसे थी, इस टाइप से, और ये कैसी है, इस टाइप से। तो यहाँ पे दोनों टाइप की डिवाइडेशन आपको समझ में आ जानी चाहिए कि इसमें टीएस कौन सा है और वीएस कौन सा है। ये टीएस रहेगा और ये वीएस रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो सिंगल सेल स्ट्रक्चर थी वो कैसी होगी, डबल सेल प्रो एम्ब्रियो, प्राक एम्ब्रियो इन्होंने बना लिया। अब ये उल्टे टी जैसी संरचना दिखाई देती है, उल्टे टी ये वाला और ये सीधा। ठीक है, तो ये उल्टे टी जैसी संरचना का निर्माण कर लेती है। मेरे को लगता है कि आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गई होगी कि ये बेसल सेल है वो सस्पेंसर सेल्स बना रही है, और ये क्या बना रही है, यहाँ पे प्रो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो यहाँ से सस्पेंसर सेल्स देख लीजिए, यहाँ से सिर्फ ऊपर वाला जो भाग है उसको देखिए। अभी जो आप ऊपर वाला भाग देखेंगे, इस ऊपर वाले भाग में क्या है, बाकी सेल्स की जो मोटाई है वो इसकी मोटाई के जैसी है, लेकिन जो सबसे पहली वाली सेल थी, जब सबसे अग्रस्त सेल है वो क्या हो गई, फूल के मोटी हो गई। अब ये फूल के मोटी होगी, क्या कहलाएगी, यहाँ पे हाउस्टेरियल सेल कहलाएगी। अब ये जो हाउस्टेरियल सेल है इसको हम शुष्कांगी कोशिका कहते हैं, जो क्या करेगी, भोजन को चूसने का, शुष्कांग की तरह इसका काम होगा। और यहाँ पे जो सबसे नीचे वाली होगी वो किसमें डेवलप हो जाएगी, हाइपोफाइसिस। हाइपोफाइसिस है वो मूल के आधार भाग को बनाने का काम करती है। जो अब क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, प्लांट पढ़ रहे हैं, तो प्लांट में आगे हम जाके क्या पढ़ेंगे, रूट का फॉर्मेशन और शूट का फॉर्मेशन, पर्वत तंत्र का और मूल तंत्र का निर्माण ही तो पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे मूल तंत्र के निर्माण में ये काम आएगी। अब यहाँ पे इसमें क्या होगा, वापस टीएस। ठीक है, तो यहाँ पे इस टाइप से 2 से 4, 4 से 8, 8 से कोशिकाएं बनती जाएगी। तो यहाँ से कितने बन गई, ये 4 सेल्स बन गई, 2 से 4। इसको 4 सेल स्ट्रक्चर, चतुष्क या टेट्राड स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। अब यहाँ तक होने के बाद में ये आगे डिवाइड होगी, आगे डिवाइड होके यहाँ से हम लोग, क्योंकि इसका हम लोग काम भूल जाते हैं, इसका काम सिर्फ पोषण प्रदान करने का है, ये हमारा सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो यहाँ पे प्रो एम्ब्रियो के पास में रहेगी उसका हाइपोफाइसिस कहेंगे, और जो सबसे पहले वाली रहेगी उसको हाउस्टेरिया कहेंगे। ठीक है, जो चुष्कांगी रहेगा, और यहाँ पे ये अधः स्फीतिका के नाम से जानी जाती है। ठीक है, हिंदी में याद नहीं होगा, इंग्लिश में याद कर लेना। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये वाली सेल्स है वो और डिवाइड करके क्या बना लेगी, यहाँ पे 8 सेल स्ट्रक्चर बना लेगी। आपको अष्टांश दिखाई दे रहा होगा, जो ऑक्टान स्ट्रक्चर बना देंगे यहाँ पे। अब ये जो 8 सेल प्रो एम्ब्रियो उसको 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं कि ऊपर वाली 4 और नीचे वाली 4 हम लोगों ने डिवाइड कर दी। क्लियर, यहाँ तक, यहाँ से आपको बहुत अच्छे से समझना है इस चीज को कि यहाँ से 4 सेल डिवाइड हो गई, ये 4 सेल। अब इन 4 सेल्स को हम लोग क्या बोल देंगे, एपीबेसल। क्या कहेंगे, एपीबेसल, और इसको क्या कहेंगे,
हाइपोबैसल। कोई हार्ड नाम नहीं है, एपिबैसल और हाइपोबैसल, हिंदी में भी आपको मात्रा लगा के ये मिलने वाले हैं, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा एपिबैसल और हाइपोबैसल। जब हम लोगों ने 2 टीयर्स यहाँ पे डिवाइड किए हैं तो उसमें 4-4 सेल्स है। अभी 4-4 सेल्स क्या करेगी, जो एपिबैसल वाला भाग है वो क्या बनाएगा, यहाँ पे प्लूमिल बनाएगा, जिसको हम प्रांकुर वाला भाग बोलते हैं। ठीक है, जो प्रांकुर आगे जाके क्या बनाता है, शूट सिस्टम, परवह तंत्र बनाएगा। ठीक है, मतलब मिट्टी से हमें ऊपर जो दिखाई देने वाला भाग है वो प्रांकुर से बनता है, प्लूमल से बनता है। अब ये शूट सिस्टम बनाएगा हमारा कंप्लीट, क्लियर। देन नीचे वाला भाग है वो रेडिकल, जो मूल तंत्र है, जो मूलांकुर है, उससे शूट ये रूट सिस्टम बनाएगा, क्लियर। तो यहाँ पे हाइपोबैसल है वो रेडिकल पोर्शन बनाने का काम करेगा, एपिबैसल है वो प्लूमल बनाने का काम करेगा। तो ये वाला पोर्शन मैंने इसी के साथ में आपको समझा दिया। उसके बाद हम बात करते हैं जैसे जैसे सेल्स आगे डिवाइड होती जाती है, तो सेल्स डिवाइड होगी तो यहाँ पे जो पूरा का पूरा भाग है, ठीक है, तो ये पूरी की पूरी एक राउंड शेप ले लेगा, ग्लोबुलर शेप ले लेगा। अब ये जैसे ग्लोबुलर शेप लेगा तो इसके जो आउटर लाइन में आपको सिमिलर सेल्स दिखाई दे रही होगी, जैसे हम लोग एपिडर्मिस में बनाते हैं, तो इनको कहा जाता है डर्मेटोजन या त्वचा जन, या जो एपिडर्मिस बनाने वाली सेल्स होगी उनको कहा जाता है डर्मेटोजन। आपको डर्म का भी पता है, ठीक है, और आपको एपिडर्मिस का भी पता है, ठीक है। जिसको नहीं पता वो मेरे स्टार्टिंग से जाके वीडियोस देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको क्लियर हो जाएगा वहाँ पे कि जो डर्म वर्ड है वो स्किन के लिए यूज होता है, इसलिए डर्मेटोजन, त्वचा जन, और एपिडर्मिस जो सबसे बाहर वाला हिस्सा है इसका क्रिएट कर रही है, क्लियर। तो यहाँ पे सबसे पहले इसकी आकृति, प्राग भ्रूण की आकृति किस टाइप की होगी, सबसे पहले ग्लोबुलर, गोलाकार। गोलाकार के बाद में ये सेल, सेम सेल मैंने अंदर वाले साइड में इसमें डायग्राम भी बनाया, यही सेल किसमें होगी, हृदयाकार में कन्वर्ट हो जाएगी। आपको ये हार्ट शेप दिखाई दे रहा होगा। फिर ये स्ट्रक्चर किसमें जाएगी, हॉर्स शू शेप, जो घोड़े की नाल होती है उसके जैसा ये पाँव है, पाँव जैसी संरचना है वो बना लेगी, ठीक है। तो ये हॉर्स शू शेप्ड है, वो आगे एक वेल डेवलप्ड एम्ब्रियो बनाएगा। अब ये भी जो पूरी की पूरी स्ट्रक्चर है वो वेल डेवलप्ड है, जिसमें मैंने सस्पेंसर सेल्स और जो प्रो एम्ब्रियो दोनों को दर्शाया है। तो यहाँ आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि ये वाला हाउस्टेरिया आपको समझ में आया है, फिर यहाँ सस्पेंसर सेल्स है वो भी आपको समझ में आएगा। अब इसके जस्ट नीचे वाले साइड में मैंने कहा था यहाँ हाइपोफाइसिस है, ये हाइपोफाइसिस क्या करेगा, यहाँ रूट का बेस बनाने का काम। और रूट का बेस आप लोगों को ध्यान में कि रूट के नीचे वाले साइड में रूट कैप पाई जाती है। रूट कैप क्या करेगी, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करेगी, तो ये रूट कैप हो गया यहाँ पे। फिर रूट कैप के जस्ट नीचे वाली साइड में क्या होती है, जो यहाँ हाइपोबैसल थी, वो हाइपोबैसल यहाँ पे हाइपोकोटाइल में कन्वर्ट हो जाएगी, और हाइपोकोटाइल यहाँ पे बीज पत्राधार कहलाता है, ठीक है। और ये बीज पत्राधार ये आगे रेडिकल बनाएगा, जो रूट सिस्टम हमारा पूरा का पूरा मूल बनाने का काम करेगी। ये वाला पोर्शन है वो क्या बनाने का काम कर रही है, हमारे रूट सिस्टम, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन आगे जाके, ठीक है। अब यहाँ जो ये वाला हिस्सा है ये इसका शीर्ष भाग रहेगा, ये इसके शीर्ष भाग नहीं रहेंगे। एपिकल हिस्सा या शीर्ष भाग क्या रहेगा, ये रहेगा जो प्लूमिल का या प्रांकुर का निर्माण करेगा, और प्रांकुर आगे जाके शूट सिस्टम बना रहा है, परवह तंत्र बना रहा है। अब इस परवह तंत्र के दोनों साइड में, पार्श्व साइड में यहाँ पे 2 कॉटिलिडोन्स प्रेजेंट होंगे, जिसको क्या कहा जाएगा, बीजपत्र कहा जाएगा, ठीक है। और ये जो एपिकोटाइल है इसको बीजपत्रोपरिक कहा जाता है, और इसको क्या कहा जाता है, बीजपत्राधार। ये बीजपत्रोपरिक है, और ये जो प्रांकुर वाला पोर्शन बना रहा है, और ये क्या है, बीजपत्राधार, जो रूट वाला हिस्सा बना रहा है। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। सबसे पहले एक सेल ने 2 सेल में डिवाइड किया, वो 2 सेल से अपना अलग अलग काम करने लगी। एक ने पोर्शन के लिए 7 से 8 सेल बना लिया, और एक ने क्या बनाया, 8 सेल तक डिवाइड हुई। किस टाइप से, 2, 4, 8, और उसके बाद में इसने अपना एपिबैसल और हाइपोबैसल बनाया। फिर ये अपनी अपनी अलग अलग आकृतियां बनाने लगी, गोलाकार, हृदयाकार, और यहाँ घोड़े की नाल की आकृति का, एंड देन यहाँ पे प्रॉपर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन यहाँ हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं, कई बार ये पूछा जाता है कि जो द्विबीजपत्री पादप है उसमें जो भ्रूण का फॉर्मेशन है वो किस प्रकार का होता है। तो यहाँ पे प्रकार देखें तो यहाँ पे एंडोस्कोपिक या क्रूसिफाइड। क्रूसिफाइड आपको याद रह जाएगा, क्रूसिफेरी से ये क्या है, बिलोंग करता है, कैप्सुला। तो यहाँ पे क्रूसिफाइड और एंडोस्कोपिक का मतलब होता है अंतर्मुखी प्रकार का इसमें भ्रूण का परिवर्तन है वो पाया जाता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये पूरा का पूरा है समझ में आ गया होगा। आपके बुक में है वो सिर्फ डाइकोट का दे रखा है, मोनोकोट का नहीं दे रखा।
मोनोकोट का भी है तो मैं आपको समझा दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे आप डाइकोट का ध्यान में रखिए क्योंकि कैप्सूला में डाइकोट का ही पूछा जाता है, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन है, ये प्रॉपर 3 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्योंकि ये जो पूरा का पूरा परिवर्तन है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपसे सिर्फ डायग्राम पूछ लिया, कई बार है थ्योरी पूछ ली। जैसे मैं आपको बताते हुए आ रही हूँ, एम्ब्रियो शेक है, एंडो यहाँ पे जो एंडोस्पर्म है, ये क्या पूरे बड़े क्वेश्चन है। ओवल की स्ट्रक्चर हो गई, जो एम्ब्रियो शेक है उसकी स्ट्रक्चर हो गई। तो इस टाइप से पूरे क्वेश्चन या 2-2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये पूरा का पूरा एक 3 नंबर का क्वेश्चन है, वो इजीली पूछा जा सकता है। ये काफ़ी लेंथी होता है, तो ये मतलब विथ डायग्राम और विथ थ्योरी पूछा जाता है। तो आप लोग इसको अपने नोट्स में वो इसी टाइप से बना लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाएगा। इसके पिक्चर और इसके जो भी नोट्स है वो मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगी। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और घर पे सुरक्षित रहिए। थैंक यू।